अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी हारिस ने मस्कत से हमें भेजी है। इनकी जिंदगी में ऐसे वाकयात पेश आए जिन्होंने इन्हें मस्कत पहुंचा दिया। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल के बटन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए हारिस की कहानी हारिस की ही जबानी सुनते हैं। मेरा नाम हारिस है। मैंने 2010 में इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और फिर जॉब की तलाश में लग गया। हमारा दधियाल बहावलपुर और उसके अतराफ के गांव में मुकीम था। अब्बा अपने हिस्से की जमीनें ठेके पर देकर कई साल पहले हमें इस्लामाबाद ले आए थे। हम भाइयों ने भी अपनी तालीम इस्लामाबाद से मुकम्मल की और हमारे ननिहाली रिश्तेदार सब दुबई शारजा में थे। सिर्फ एक मामू थे जो बहावलपुर में ही राइश पजीर थे। फासले थे तो मिलना भी बस त्योहार या किसी शादी पर ही होता था। मैं सबसे बड़ा था। मेरे बाद दो छोटे भाई इबाद और तनवीर थे। इबाद और तनवीर तो फिर भी अम्मा अब्बा के साथ बहावलपुर जाया करते थे या अब्बा अक्सर खुद ही चले जाते थे जब उनको जमीनों का किराया लेना होता था। वहां जाकर सब रिश्तेदारों से भी मिल आते। वहीं उन्होंने फूफी सकीना की बेटी नूरी को मेरे लिए पसंद कर लिया था। मैं अपनी पढ़ाई की वजह से पिछले 5 साल से इस्लामाबाद से बाहर नहीं गया। मेरी खुशकिस्मती ये रही, इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ ही मुझे इस्लामाबाद में जॉब मिल गई। अब तो अम्मा को मेरी शादी की फिक्र लग गई। मैं फिल वक्त शादी नहीं करना चाह रहा था। मुझे अपना मुस्तकबिल बनाना था, लेकिन अम्मा और अब्बा के अरमान जाग गए थे। अब्बा को फूफी सकीना की बेटी पसंद थी, जबकि अम्मा मामू तुफैल के यहां रिश्ता करना चाह रही थी। मेरे मामू की बेटी तो मेरी फेसबुक फ्रेंड थी, लेकिन बस नाम की। बात तो मेरी उससे कभी कुछ खास नहीं हुई, लेकिन फुप्पो की बेटी को मैंने काफी अरसे से नहीं देखा था। पढ़ी लिखी थी भी या नहीं। जब दफ्तर से घर जाता अम्मा अब्बा दोनों घेर लेते। मैं सोच ही रहा था कि अम्मा को मामू तुफैल के यहां रिश्ता देने का कह दूं। उस दिन मैं यही सोचकर दफ्तर से घर आया। एक निहायत प्यारी सी लड़की ने दरवाजा खोला। मुझे तो बड़ी हैरत हुई। लड़की और वो भी हमारे घर में। उसने मुझे धीरे से सलाम किया और मैंने हैरानी से सलाम का जवाब दिया। मुझे तो यह लग रहा था मैं किसी गलत घर में आ गया हूं। सामने ही अब्बा बैठे थे। हारिस, ये अपनी नूरी है, तेरी फूफी सकीना की बेटी। ये आज सुबह ही आए हैं। मैं सकीना को याद ही कर रहा था, देखो तो वो खुद ही आ गई। नूरी अब्बा के पास जाकर बैठ गई। मैं समझ गया था वो खुद तो नहीं आई होगी, अब्बा ने ही बुलाया होगा। अब्बा को सलाम करके मैं अब्बा के पास ही बैठ गया। अब्बा फुप्पो कहाँ है? ना चाहते हुए भी मैं नूरी पर नजर डाल ही गया। अच्छी खासी लड़की थी और मुझे पसंद भी आई थी। जो फैसला इतने दिन से अटका हुआ था वो आज हो गया। मुझे सामने से सकीना फुप्पो आती दिखाई दे ही गई। हाय मेरा बच्चा, एक जोरदार नारा लगाकर उन्होंने मुझे दबोच ही लिया। भाईजान, कितना बड़ा हो गया है हमारा हारिस। अपनी तरफ से वो प्यार जतला रही थी। फुप्पो से तो मैं भी बहुत सालों बाद मिला था। उनके साथ उनका बेटा अकरम भी आया हुआ था। वो मुझे कुछ अजीब से मिजाज का लगा। मैं काफी देर उनके पास बैठा, बात करता रहा। नूरी फिर मुझे दिखाई न दी। रात के खाने पर मैंने उसको अम्मा के साथ बावर्ची खाने में काम कराते देखा और खाने के बाद फिर उससे बात की। मुझे यह खुशी हुई कि वो प्राइवेट इंटर के इम्तिहानात देकर फारिग हुई थी। काफी सुलझी हुई लड़की लगी। अम्मा पहले तो कुछ चुप चुप सी थी, लेकिन नूरी उनको भी अच्छी लगी। 2 दिन फुप्पो लोग हमारे यहां रुके और फिर
किसी रिश्तेदार की तरफ चले गए। उनके जाने के बाद अब्बा ने मुझसे मेरी मर्जी पूछी। मैंने इस रिश्ते के लिए हां कह दी। अब्बा ने यही कहा, हम बाकायदा अगले माह उनके यहां रिश्ता लेकर जाएंगे। अभी बस वो फुप्पो के कान में बात डाल देंगे। फुप्पो लोग तो वहीं से गांव चले गए। अब्बा ने फोन करके फुप्पो को कह दिया था कि हम हारिस का रिश्ता लेकर आएंगे। फुप्पो ने तो उसी वक्त हां कह दिया था। अगले माह हमारा भावलपुर जाने का प्रोग्राम तय हो गया। फुप्पो के फोन तवातर से आने लगे। अम्मा और अब्बा भी फोन पर बाकायदगी से राब्ता रख रहे थे। फुप्पी का कहना था कि हारिस को भी साथ ले आए, घर के बड़े बुजुर्ग भी मिल लेंगे। मैं तो नौकरी में मसरूफ था। अब्बा के इसरार पर मैं भी साथ जाने को तैयार हो गया। हफ्ता इतवार तो छुट्टी होती ही थी। मैंने 2 दिन की मजीद छुट्टी ले ली। अभी जाने में वक्त पड़ा था। अब्बा बहन के घर रिश्ते के लिए जा रहे थे। वो रोज अम्मा को ले जाते और न जाने क्या क्या उठा लाते। हमारे जाने से 15 दिन पहले फुप्पो का फोन आना बंद हो गया। अब्बा और अम्मा ने फोन किया भी तो फुप्पो से बात नहीं हो पाई। कभी कोई फोन उठाता, कभी कोई वाजे बात पता नहीं चल रही थी। खैर हफ्ते भर बाद फुप्पो का फोन खुद ही आ गया। बज़ाहिर उन्होंने नॉर्मल बात की और हमारे आने का दिन पूछा। मुकर्ररा दिन हमारी छोटी सी फैमिली खूब साजो सामान के साथ बहावलपुर रवाना हुई। पहले अब्बा और हम मामू के घर पहुंचे। उन सब ने खुशदिली से इस्तकबाल किया। कल सुबह हमें फुप्पो के घर जाना था। अब्बा ने मामू को बताया हम हारिस का रिश्ता लेकर जा रहे हैं। वो भी खुश हुए। अगली सुबह हम सब तैयार होकर फुप्पो सकीना के गांव की तरफ रवाना हुए। रास्ते में धुंध छाई हुई थी और सर्दी कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही थी। फुप्पो के घर पहुंचते ही उनका बेटा अकरम दरवाजे पर मिला। वो नजरें चुरा रहा था और ज्यादा बात नहीं कर रहा था। फुप्पो ने हमें गर्मजोशी से खुशामदीद कहा, लेकिन घर में एक अजीब सी वीरानी महसूस हो रही थी। नूरी नजर नहीं आई। मैंने अम्मा से सरगोशी में पूछा, नूरी कहां है? अम्मा ने जवाब दिया, शायद बावर्ची खाने में होगी। फुप्पा तो वफात पा चुके थे। अकरम, नूरी और सलमा आपा फुप्पो के ये 3 बच्चे थे। सलमा आपा शादीशुदा थी। उनके मियां भी आए हुए थे। अब्बा ने कह ही दिया, भाई हमारी बेटी कहां है? फुप्पो ने यही कहा, भाईजान बस अभी आ रही है। खाने के दौरान मैंने देखा कि नूरी की गैर मौजूदगी पर सब चुप थे। अब्बा ने रिश्ता डाला तो फुप्पी ने गुजारिश की कि हम रुखसती भले साल बाद करें, लेकिन निकाह कर जाए। उनके इस मुतालबे पर हम हैरान हो गए, क्योंकि अभी हमारे जहनों में ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन फुप्पो का जोर इसी बात पर था, वो मंगनी नहीं निकाह करेंगी। अब्बा भी थोड़ा सा बिगड़े कि बहन उनकी जबान पर एतबार नहीं कर रही, लेकिन फुप्पो ने यही कहा, बरादरी से नूरी के बहुत रिश्ते हैं, मैं किस किस को मना करूं। फुप्पो तो शगुन लेकर बैठी है, जब निकाह हो जाएगा तो सब चुप कर जाएंगे। उनकी ये बात सुनकर अब्बा ने उसी वक्त उनको हां कर दी। हम नहीं जानते थे कि फुप्पो हमसे झूठ कह रही है। उसी दिन असर के वक्त निकाह रख लिया गया। अम्मा को यह बात अच्छी नहीं लगी थी। उनको यह उजलत समझ नहीं आ रही थी। काम वाले 5 जोड़े हम साथ लाए थे, उसी में से एक जोड़ा नूरी को पहना दिया गया। मेरे भाई हार फूल लेने चले गए। असर में बस 1 घंटा था। अब्बा थोड़ी देर के लिए लेट गए। फुप्पो और सलमा बाजी इंतजामात में लग गई। अम्मा उस तरह से खानदान के बगैर निकाह करने के हक में नहीं थी। वो मुझसे यही कह रही थी, हारिस कोई गड़बड़ है। मैं भी कुछ
समझ नहीं पा रहा था। नूरी से शादी मेरी भी ख्वाहिश थी, लेकिन इस तरह नहीं। और फिर देखते ही देखते घंटा गुजर गया। मौलवी साहब भी आ गए। मेरे गले में हार डाल दिया गया। इबाद और तनवीर तस्वीरें बना रहे थे। खुशी का माहौल बन गया। अब अब्बा ने तो मिठाइयों के और टोकरे मंगवा लिए थे। अम्मा भी ऊपर कमरे में चली गई। सलमा आपा के शौहर मौलवी साहब के साथ एजाब व कबूल करवाने ऊपर गए तो तनवीर भी तस्वीरें बनाने ऊपर चला गया। अचानक ऊपर से शोर बुलंद हुआ। वो बाकायदा चीखों की आवाज थी, औरतों की, और साथ एक मर्दाना चीख। हम सब उठकर ऊपर की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की तरफ भागे। इससे पहले हम सीढ़ियां चढ़ पाते, सलमा आपा के शौहर लुढ़कते हुए नीचे आ गिरे। न जाने उनको किसने धक्का दिया। असलम ने उनको उठाया। उनका तो सर फट गया और खून बह रहा था। मैं, तनवीर और अब्बा तेजी से ऊपर को भागे। न जाने क्या हुआ था। दिल को 100 धड़के लगे थे। लेकिन ऊपर पहुंचे तो मंजर ही खौफनाक था। नूरी बिखरे बाल के साथ गुलाबी दुपट्टा ओढ़े दरवाजे में खड़ी थी। पीछे अम्मा, फूफी और सलमा आपा हवास बाख्ता खड़ी थी। मौलवी साहब और इबाद भी नहीं दिख रहे थे। हुआ क्या है? मैंने नूरी से पूछा। उसने जिन नजरों से मुझे और मेरे गले में पड़े हार को देखा, मेरे तो जिस्म में खौफ से सनसनी दौड़ गई। न जाने क्या था, लेकिन उसकी आंखों और उससे खौफ आ रहा था। मुझे तो अम्मा की फिक्र हो गई। अम्मा, अम्मा, मैं अम्मा को आवाजें लगाने लगा। अब्बा और तनवीर भी हैरान परेशान थे। फुप्पो ने हिम्मत करके उसको आकर पीछे से झप्पी डालकर पकड़ा और साइड में किया। मैं तो भागकर कमरे में अम्मा के पास चला गया। अम्मा अलग खौफ से कांप रही थी। मुझे देखते ही बोली, हारिस, इस लड़की में जिन है। ये तो मरने मारने पर तुली है। जल्दी चलो यहां से। मुझे देखकर इबाद और मौलवी साहब भी दरवाजे के पीछे से निकल आए। दरवाजे में खड़ी दुबली पतली नूरी में न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी और वो फुप्पी लोगों से खुद को छुड़ाकर नीचे भाग गई। वो लोग उसके पीछे भागे और हम भी उनके पीछे गए। मौलवी साहब तो मौका गनीमत देखकर बाहर भाग गए और वो नूरी ड्राइंग रूम में रखे मिठाई के टोकरे को फाड़कर उसमें से मिठाई निकालकर भर भर कर पागलों की तरह खा रही थी। जिसने भी उसके करीब जाने की कोशिश की ऐसे गुर्राई कि सब अपनी जगह सहम गए। अब्बा ने सर पकड़ लिया था। मुझे तो उसको देखकर तरस आ रहा था। उसने इतनी मिठाई खा ली थी कि अब उसने वही उल्टी कर दी। मैं उसको अफसोस से देख रहा था। इस हालत में भी उसने मेरा देखना महसूस किया और झटके से सर उठाकर मुझे देखा। उसने जिस नजर से मुझे देखा था, मैं उस नजर को आज तक नहीं भूल सका हूं। बहुत हमदर्दी हो रही है तुझे इससे, वो मर्दाना आवाज में बोला। चला जा यहां से, वरना अपने घर नहीं पहुंच पाएगा। उसकी इस बात से तो अम्मा ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। अम्मा मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आई। हमारे पीछे अब्बा, तनवीर और इबाद भी आ गए। गाड़ी स्टार्ट की और सीधा वहां से मामू के घर गए। उनको भी सारी बात पता चल गई। सबने शुक्र किया कि हम बखैरियत वापस आ गए। लेकिन मेरा दिल टूट गया था। मुझे नूरी वाकई अच्छी लगी थी। उससे शादी न हो पाई तो वो अलग दुख था, लेकिन मुझे उसकी इस हालत पर भी अफसोस था। अब्बा तो बिल्कुल चुप थे। अंदाजा यही था कि फुप्पो लोग सब जानते थे और जानबूझकर ये निकाह करवा रहे थे। मैंने रात असलम को फोन किया। उसने पहले तो मेरी कॉल ना उठाई, लेकिन मैं भी बाज ना आया। तीसरी दफा उसने फोन उठा ही लिया। वो अस्पताल में ही था। मैं उससे जानना चाह रहा था यह मामला है क्या। उसने बताया, नूरी पिछले कुछ दिनों में
نہ جانے کس آسیب کے جھپیٹے میں آ گئی، سمجھ نہیں آتا، دم درود بھی کر لیا، ٹھیک بھی ہو گئی تھی، بس چپ چپ سی رہ رہی تھی۔ عامل نے کہا تھا اس کی شادی کرا دو، ٹھیک ہو جائے گی، لیکن وہ تو پہلے سے بھی بری حالت میں آ گئی۔ اتنی مٹھائی کھا لی تھی کہ اب الٹیاں لگ گئی تھی، اسپتال لانا پڑا۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ میں صبح سویرے اماں ابا کو بتائے بغیر گاڑی لے کر اسپتال پہنچ گیا۔ نوری کی جو حالت میں نے دیکھی وہ بہت خراب تھی۔ پھپھی تو مجھ سے معافیاں مانگ رہی تھی۔ میں نے ان کو تسلی دی۔ میں تو ایک عرصے سے اسلام آباد سے باہر نہیں نکلا۔ ہم بوجھل دل سے واپس اسلام آباد آ گئے۔ اتفاق سے یہاں آنے کے کچھ دنوں بعد ہی مجھے کسی بزرگ کا پتہ چلا۔ میں نے خاص اسلم کو فون کر کے ان کا حوالہ دیا۔ اس کے بعد بھی اسلم سے میری بات ہوتی رہی۔ اس کا یہی کہنا تھا نوری بمشکل ٹھیک ہوئی، بلکہ کچھ دن پہلے وہ بالکل نارمل ہو گئی تھی۔ اماں نے اس کی شادی کرنا چاہی۔ وہ پھر آپے سے باہر ہو گئی اور خود کی وہ حالت کر لی کہ مرتے مرتے بچی۔ وہ جن اس کی شادی نہیں ہونے دے گا۔ یہ ایک افسوسناک بات تھی۔ میرا دل کہیں نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے جاب کے لیے پاکستان سے باہر بھی اپلائی کیا اور میری مسقط میں بہت اچھی جاب لگ گئی۔ میں اماں ابا کے منع کرنے کے باوجود یہاں آ گیا۔ ان اثرات نے نوری کا پیچھا آج تک نہیں چھوڑا۔ 2016 میں میری شادی یہی مسقط میں میرے دوست کی بہن سے ہوئی۔ اماں ابا عباد اور تنویر مسقط ہی میرے پاس آ گئے۔ مجھے آج بھی اس کے لیے دکھ ہے۔ ہم تو اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے، لیکن وہ بیچاری آج بھی اس اثر سے نکل نہ پائی۔ کبھی کبھی کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جو حل نہیں ہو پاتے۔ اللہ کریم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔